हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की। भारत में अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ है तो एक वक्त और मुकाम तय करो, बहस कर लेंगे, तुम 10 मिनट में जूते उठाकर भाग जाओगे। आज की इस रिसर्च रिपोर्ट में हम जानेंगे कि मुसलमानों में जबरदस्त लोकप्रियता और असदुद्दीन ओवैसी साहब के ग्लैमर के बावजूद AIMIM अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रही। शुरू में इसका असर सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर तक ही सीमित था। लोकसभा की उनकी इकलौती सीट हैदराबाद की ओल्ड सिटी से आती थी, जहां पर आज भी उनका कब्जा है। लेकिन अब महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील साहब भी उनकी पार्टी के सांसद हैं। साथ ही तेलंगाना में 7, बिहार में 1 और महाराष्ट्र में 2 यानी उनके कुल 10 विधायक हैं। AIMIM के कार्यकर्ता चूंकि अपनी पार्टी के वोट सपोर्ट को ईमान के जज्बे से भी जोड़ते हैं, इसलिए ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के कुल 5 विधायक चुनाव जीते और उनमें से 4 ईमान वालों ने, जी हाँ, ईमान वाले 4 विधायकों ने, समझ रहे हो आप, दल बदल कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दामन थाम लिया। फिलहाल वहां AIMIM के एक ही साहिब ईमान विधायक बचे हैं और उन्हें तो रुकना ही था, क्योंकि उनका नाम ही अख्तरुल ईमान है। बात तो सही है। ये तो थी थोड़ी सी जानकारी AIMIM के बारे में, लेकिन असल मुद्दा यह है कि भरसक कोशिशों के बावजूद MIM वो जगह हासिल नहीं कर पा रही जिसकी उसे उम्मीद है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। चलिए हम और आप मिलकर करते हैं इस रहस्य की जांच पड़ताल। दोस्तों, हम पहले तो असदुद्दीन साहब और MIM के पॉजिटिव यानी सकारात्मक पहलुओं पर बात करेंगे, जिसकी वजह से ओवैसी साहब मुसलमानों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। शानदार पर्सनैलिटी वाले असदुद्दीन ओवैसी ने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की है। संसद में जोरदार ढंग से अपनी आवाज उठाने की वजह से उन्हें पार्लियामेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता रहा है। मीडिया के सामने भी वो कॉन्फिडेंस के साथ मुसलमानों का पक्ष रखते हैं। उनकी मजबूत दलीलों से भाजपाई प्रवक्ता और गोदी मीडिया एंकर्स बौखला जाते हैं। अगर कोई मदरसे से, छोड़ दिया, अब आपको डायरेक्ट बोलता हूं, ABP के इस न्यूज चैनल में इतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइज, अगर कोई पकड़ा जाता है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं आके स्टूडियो तोड़ दूं स्टूडियो को पूरा में। आप बोलिए भाई, आप जिस शख्स को आप कह रहे हैं कि अलकायदा का बराबर पकड़िए, सजा दिलवाइए, मगर मदरसे को क्यों तोड़ेंगे आप? वो तो एम्प्लॉई है, आप पूरे मदरसे को तोड़ दिए हैं। आप बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है वो रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रही है। भारतीय मुसलमानों की बदहाली पर वो सभी सेक्युलर पार्टियों को भी आड़े हाथों लेते हैं और इसलिए वो मुसलमानों की अपनी सियासी क़यादत पर जोर देते हैं। अब कांग्रेस पार्टी में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। आप कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। ओवैसी साहब एक शोला बयान मुकर्रिर हैं। वंदे मातरम कहने से उनके इंकार की बेबाकी पर मुसलमान फिदा हो गए। अभी थोड़े दिन पहले ही हैदराबाद में रामनवमी के जुलूस में कुछ लोगों ने नाथुराम गोडसे का पोस्टर लहरा दिया। फौरन ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान में नाथुराम गोडसे को देश का पहला आतंकवादी कहकर RSS और उसके संगठनों की हालत को सांप के मुंह में छुचुंदर जैसा कर दिया। भाजपा प्रवक्ताओं से नाथुराम ना उगलते बन रहा था ना निगलते। अभी कुछ दिन पहले ही अतीक अशरफ मर्डर पर ओवैसी साहब का दर्द और गुस्सा बताता है कि वो कितने ईमानदार और दर्दमंद इंसान हैं। कन्विक्ट हुए, मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं थे मुस्लिम? नहीं मुस्लिम नहीं थे। अच्छा, नहीं, वो अब आप बोलेंगे तो अब अपराधी का धर्म नहीं होता तो फिर ये जो गोडसे के फोटो लेके हैदराबाद में लोग नाच रहे थे प्रोसेशन में, जो गोडसे की फोटो लेके नाच रहे थे हैदराबाद में, ये दुम छल्ले जिनको कहते हैं, सबसे बड़े कमजोर और बुज़दिल लोग कौन से जुलूस में नाच रहे थे गोडसे की फोटो लेके, जैसा कि इनके बाप की फोटो थी गोडसे की। दोस्तों, ये तो थी ओवैसी साहब की बेशुमार खूबियों में से कुछ खूबियां। इन्हीं खूबियों की वजह से वो मुसलमानों में बहुत पसंद किए जाते हैं। जब भी वो कहीं तकरीर करते हैं
तो मुसलमानों की भीड़ उन्हें सुनने आती है। आइए अब हम पेश करते हैं अपनी इस रिसर्च रिपोर्ट का दूसरा पहलू। दोस्तों, हमारी रिसर्च रिपोर्ट का ये हिस्सा MIM कार्यकर्ताओं को बुरा लग सकता है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे ओवैसी साहब और उनकी पार्टी MIM के नेगेटिव यानी नकारात्मक पहलुओं के बारे में। लेकिन बताएंगे तभी जब आप बड़े ही प्यार से हमसे बताने को कहेंगे। बताओ ना। चलिए ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि हमारी रिसर्च के मुताबिक उत्तर भारतीय समाज की मानसिकता में ही राजनीति और लीडरशिप है। आंकड़े बताते हैं कि देश को सबसे ज्यादा नेता, यहां तक कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। कांग्रेस के आजादी आंदोलन और मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान आंदोलन का भी सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत में ही रहा। इस्लामी लिटरेचर पर सबसे ज्यादा काम उर्दू भाषा में इसी इलाके में हुआ। अहमद रजा खान, कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी, अहमद यार खान, अबुल आला मौदूदी वगैरह वगैरह ज्यादातर इस्लामिक स्कॉलर उत्तर भारत से ही हैं। मीर गालिब इकबाल, दर्द ज़ौक़, जिगर मोमीन, अकबर इलाहाबादी, फिराक वगैरह वगैरह न जाने कितने ही नाम उर्दू शायरी और सादत हसन मंतो, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंद्र, इब्ने सफ़ी, इब्ने इंशा मुंशी, प्रेमचंद वगैरह वगैरह उर्दू लिटरेचर से जुड़े ज्यादातर कद्दावर नाम उत्तर भारतीयों के ही हैं। मुगल काल और अंग्रेज शासन का केंद्र भी दिल्ली रहा है। राजनीति, साहित्य, कला, धर्म, हर क्षेत्र में शानदार इतिहास रखने वाले उत्तर भारतीय अपने लाशऊर, अपने सबकॉन्शियस में बर्तरी का एहसास रखते हैं। शायद इसीलिए तेलुगु लहजे में उर्दू बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब को एहसास बर्तरी के शिकार उत्तर भारतीय आलिमों, दानिश्वरों का एलिट वर्ग अपना सियासी कायद तस्लीम नहीं कर पाता। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान आंदोलन का केंद्र उत्तर भारत ही रहा था, जहां मुसलमान दो गुटों में बटे थे। एक जो पाकिस्तान के समर्थक थे और जिन्ना को अपना कायद तस्लीम करते थे, दूसरे जो मानते थे कि हिंदू मुसलमान को साथ में रहना चाहिए। ऐसे लोगों ने महात्मा गांधी को अपना नेता माना और अपना देश छोड़कर नहीं गए। उत्तर भारतीय मुसलमानों की यही मानसिकता आज भी है। इन्हें लगता है कि मुस्लिम लेड और मुस्लिम बेस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना उसी दो कौमी नजरिए को सपोर्ट करना है, जिसकी वजह से इन्हें आज भी हिंदू अतिवादियों के ताने सुनने पड़ते हैं। हालांकि पाकिस्तान की मांग के बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना अपने मिजाज से एक सेक्युलर आदमी थे। पाकिस्तान को वो कोई इस्लामी राष्ट्र नहीं बल्कि एक ऐसा सेक्युलर देश बनाना चाहते थे जिसकी कमान बेशक मुसलमानों के हाथों में हो, लेकिन वहां सबके लिए बराबरी और इंसाफ हो। इस नेक नियति के बावजूद उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट वही था जो आज मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले जिन्ना मुस्लिम लीग का बैनर हाथ में लेकर जब गैर मुस्लिमों को अपना कहते थे तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का होता था, चीटिंग करता है तू। जबकि दूसरी तरफ गांधी जी कांग्रेस के बैनर तले सभी हिंदुस्तानियों की लड़ाई लड़ते नजर आते थे। ये समझना बिल्कुल आसान है कि अगर उस वक्त मुस्लिम लीग की तर्ज पर गांधी के हाथ में हिंदू लीग का बैनर होता तो अरे आप बताइए ना, तो क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी वगैरह वगैरह भी क्या मुसलमानों को यहाँ रोक पाते? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये बैनर का ही फर्क था मियाँ। गांधी जी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के बावजूद मुसलमानों को यहाँ रोक पाए, जबकि कोट पैंट पहनने वाले और नहीं सुना है सच क्या है खुदा जाने। और नमाज से कोसों दूर जिन्ना दबे कुचले दलितों का भी भरोसा नहीं जीत सके। पाकिस्तान बनने के बाद तो कमाल ही हो गया मियाँ। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी जो एक दूसरे को पहले से ही काफिर कहते थे, सबने मिलकर वहां के संविधान में पता है क्या लिख दिया? इन्होंने लिख दिया पाकिस्तान में कोई काफिर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नहीं ये हंसने की बात है। ये सचमुच अफसोस की बात है, क्योंकि इसका नतीजा ये हुआ कि गांधी से ज्यादा जिन्ना पर भरोसा करने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल, जो बंगाल के बहुत बड़े दलित नेता थे, इस्लाम की उन रहमतों से जो बाद में उन पर नाजिल होने वाली थी, समझ रहे हो आप? से मायूस होकर वापस भारत आ गए। यही काम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैनर हाथ में लेकर ओवैसी साहब कर रहे हैं।
उन्हें चाहिए कि इस बात पर गौर करें कि आखिर तेलंगाना में जहां उनका असर है वहां भी वो दलित वोट, वो भी बीफ खाने वाले दलितों की हिमायत क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और के चंद्रशेखर राव की पार्टी को MIM से ज्यादा मुस्लिम वोट क्यों मिलते हैं। उन्हें और उनके समर्थकों को समझना होगा कि के चंद्रशेखर राव की शुरुआती तेलंगाना राष्ट्र समिति अब भारत राष्ट्र समिति क्यों हो गई। मान्यवर काशीराम जी अक्सर कहते थे कि जब से दूसरों ने हमें चमारों की पार्टी कहना शुरू किया, बस तब से हमने चमारों को छोड़ बाकी बहुजनों को बसपा से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। ये ठीक है साहब कि निजाम हैदराबाद के खिलाफ पुलिस एक्शन के बाद वहां मुसलमानों की टोपी उछाली जाने लगी थी। सलार साहब की मेहनत और MIM के बैनर ने हैदराबाद के मुसलमानों को जोड़ने में अहम रोल निभाया, लेकिन तब से अब तक गोदावरी में बहुत पानी बह चुका है। मेरे भाई मेरी जान, अब जब आपको मीडिया भाईजान कहने ही लगा है तो जुट जाइए मिशन दलित तेलंगाना पर, लेकिन प्लीज पहले अपना बैनर बदल लीजिए। काश के इस बात पर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आप बहुत पढ़े लिखे और बड़े आदमी हैं, हो सकता है कि आप हमें कहें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। माफ कीजिए भाईजान, हमारी हैसियत नहीं कि हम आपको समझा सकें, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि डेमोक्रेसी में राजा को गालियां देकर नहीं बल्कि उसके हाथ से प्रजा को खींचकर ही कमजोर किया जाता है, चाहे वो देश का राजा हो या आपसे मोहब्बत करने वाला टी राजा। आखिर में हम एक बात और कहकर अपनी इस रिसर्च रिपोर्ट को क्लोज करेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना जिस वक्त मुसलमानों को लीड कर रहे थे, उस वक्त दलितों की सामाजिक और आर्थिक हालात मुसलमानों से कहीं ज्यादा बदतर थी। ऐसे में मुसलमान अपने बजाय उनके अधिकारों की लड़ाई लड़कर लोकतांत्रिक अखंड भारत के हुक्मरान बन सकते थे, और हुक्मरान के साथ कहीं भी ज्यादती नहीं होती, यानी आम के आम गुटलियों के दाम। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके खुद को छोटा कर लिया। RSS ने हमारे यहाँ यानी उत्तर भारत में इस काम को लगभग नामुमकिन बना दिया। लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी दलित मुस्लिम में नफरत का वो जहर नहीं भरा है। आपके पास भारत की आवाम का बड़ा नेता बनने का सुनहरा मौका है, बस छोटे को एक चपट लगाइए ताकि वो थोड़ा कम बोले और शुरू हो जाइए। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच जाए। शुक्रिया।